Hello students, Namaskar. Myself Mahavir Prasad. Welcome to all of you in my biology online class. Students, previous class में हमने डिस्कस किया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की मैकेनिज्म से रिलेटेड थ्योरी प्रपोज की गई, हाइपोथेसिस प्रपोज की गई। उन हाइपोथेसिस में हमने स्टीवार्ड हाइपोथेसिस, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एक एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी के बारे में, जो कि मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की सर्वमान्य, सबसे अधिक आधुनिक सर्वमान्य थ्योरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को समझने के लिए सबसे जो आधुनिक सिद्धांत है, सर्वमान्य जो सिद्धांत है, वो है पोटेशियम आयन, यानी एक्टिव पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ठीक है, एक्टिव पोटेशियम आयन, एक्टिव के प्लस आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ठीक है, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, इस थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे आज की क्लास में। देखिए, एक्टिव के प्लस आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी सबसे पहले प्रतिपादित की थी लेविट नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, यानी गिवन बाय लेविट। लेविट ने इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, लेविट नामक वैज्ञानिक ने इस थ्योरी को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इस थ्योरी की जो पहले अपन ये देखते हैं जो मुख्य थीम है। ठीक है, मुख्य थीम के बारे में सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो स्टोमेटा है वो दिन के समय में ओपन होते हैं और रात के समय में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अब ये दिन के समय में ओपन क्यों होते हैं, रात के समय में क्लोज क्यों होते हैं, उसके बारे में इस थ्योरी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसकी जो मेन थीम है वो पोटेशियम आयन पर डिपेंड है, पोटेशियम आयन से रिलेटेड बताई गई है। ठीक है, इस थ्योरी का एक नाम और दिया गया है कि के प्लस एच प्लस एक्सचेंज थ्योरी, के प्लस एच प्लस एक्सचेंज थ्योरी, ये नाम भी इसको दिया गया है। यानी इस थ्योरी को के प्लस एच प्लस एक्सचेंज थ्योरी भी कहते हैं और दूसरा के प्लस एच प्लस पंप थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, के प्लस एच प्लस पंप थ्योरी भी कहते हैं इसको और के प्लस एच प्लस एक्सचेंज थ्योरी भी कहते हैं। तो इसमें के प्लस और एच प्लस पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन की भूमिका महत्वपूर्ण बताई गई है। ठीक है ना, तो इसकी जो पोटेशियम आयन के बेस पे जो थीम है वो थीम क्या है, देखिए थीम नंबर 1 बात देखिए अपन, थीम नंबर 1 कि पोटेशियम आयन गार्ड सेल में, स्टोमेटा के चारों तरफ 2 गार्ड सेल होती है, ये अपन ने पढ़ा है। ठीक है, स्टोमेटा के चारों तरफ 2 क्या होती है, गार्ड सेल होती है, ये 2 गार्ड सेल है देखिए। ठीक है, अब इन गार्ड सेल के राउंड में क्या है, साइकोसिका है। ठीक है, ये सब्सिडियरी सेल्स है। ठीक है ना, ये जो गार्ड सेल है, दिन के समय में इन गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन इंटर करता है। ठीक है, अंतर प्रवाह करता है और हाइड्रोजन आयन का बहिर्प्रवाह होता है। ठीक है, जिससे रंध्र क्या होते हैं, ओपन होते हैं। यानी नंबर 1 बात कि दिन के समय के प्लस आयन गार्ड सेल में इंटर करता है। ठीक है, यानी इनफ्लक्स होता है इनका, अंतर प्रवाह। गार्ड सेल में इंटर करेंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, के प्लस आयन गार्ड सेल में इंटर करेंगे और हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन ना ये गार्ड सेल से बाहर निकलेंगे, आउटफ्लक्स होगा इनका। ठीक है,
H प्लस आयन का क्या होगा, आउटफ्लक्स, इनका आउटफ्लक्स होगा, और K प्लस आयन का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा, यानी अंतर प्रवाह। H प्लस आयन का बहिर्प्रवाह, ठीक है, और K प्लस आयन का अंतर प्रवाह। ठीक है, जिससे स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और रात्रि के समय में, नाइट के समय में क्या होता है कि नाइट के समय में गार्ड सेल से K प्लस आयन बाहर निकलते हैं, ठीक है, और H प्लस आयन अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, यानी रात्रि के समय में K प्लस आयन का बहिर्प्रवाह होता है और H प्लस आयन का अंतर प्रवाह होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर दो बात क्या है कि स्टोमेटा के ओपन होने में एटीपी की भूमिका होती है। ठीक है ना, स्टोमेटा दिन के समय में ओपन होते हैं तो एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है ना, ये एक्टिव प्रोसेस है, इस एक्टिव प्रोसेस में एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, यानी ऊर्जा का उपयोग होता है इसमें। दिन के समय जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उस समय ऊर्जा का उपयोग होता है। ठीक है, ऊर्जा का उपयोग किसके रूप में होगा, एटीपी के रूप में। ठीक है, जबकि रात्रि के समय जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो वो एक पेशी प्रोसेस है, निष्क्रिय प्रक्रिया है, पेशी प्रोसेस है, तो उसमें एबीए हार्मोन्स के कारण एटीपेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है, और एटीपेज एंजाइम के निष्क्रिय हो जाने से रात्रि के समय में एटीपी नहीं बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रात्रि के समय में जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नंबर 3 बात है, जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं, क्लोज स्टोमेटा, ठीक है, यानी रात्रि के समय ऊर्जा नहीं बनती है, एटीपी नहीं बनती है। रात्रि के समय एटीपी नहीं बनती है। ठीक है, एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी एंजाइम निष्क्रिय रहेगा। ठीक है ना, इसलिए क्या होगा कि पोटेशियम आयन है K प्लस आयन, इसका आउटफ्लक्स होगा यानी बहिर्प्रवाह। ठीक है, और H प्लस आयन का अंतर प्रवाह। ठीक है, जिससे स्टोमेटा क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। ठीक है ना, अब दिन के समय जो एटीपी बनती है तो एटीपी के सोर्स के बारे में हमें तो पता ही है कि एटीपी का जो सोर्स है, जो स्रोत है, मतलब एटीपी बनती का दो कोशिकाओं में बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनती है, और दूसरी हरित लवक में एटीपी बनती है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें प्रकाशीय ऊर्जा के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो चक्रीय फास्फोरिलीकरण जो चक्र चलता है, ठीक है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के दौरान, ठीक है, हरित लवक में चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण, ठीक है, चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, एटीपी बनती है, एटीपी बनती है। ठीक है, और नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है। ठीक है ना, तो इस टाइम क्या होता है कि दिन के समय में एटीपी के निर्माण के दौरान जो K प्लस H प्लस पंप है ये काम करता है। K प्लस H प्लस पंप काम करता है। कैसे काम करता है, देखिए, गार्ड सेल के अंदर, ये गार्ड सेल की बात हो रही है। ठीक है, दिन के समय में ऊर्जा जो बनती है, एटीपी बनती है, क्या बनती है, गार्ड सेल में बनती है। हरित लवक गार्ड सेल में होता है। ठीक है ना, गार्ड सेल के अंदर एटीपी बनती है, और इस एटीपी के उपयोग से ये K प्लस H प्लस पंप थ्योरी जो है काम करती है, और इसके काम करने से स्टोमेटा ओपन होते हैं। ठीक है ना, होता क्या है इसमें कि गार्ड सेल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, गार्ड सेल में जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेसिंग के दौरान, कौन सी प्रोसेस होगी, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेसिंग के दौरान एक कार्बोहाइड्रेट होता है 6 कार्बन, ठीक है, एक 3 कार्बन कंपाउंड पेप का फॉर्मेशन करेगा, पेप का निर्माण हो जाता है। किसमें होता है, गार्ड सेल में।
ठीक है, दिन के समय में जब K प्लस H प्लस पंप एक्टिव होता है, ठीक है ना, जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है गार्ड सेल के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेसिंग के दौरान ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेसिंग से पेप में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फास्फोइनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोइनोल पाइरूवेट में। ठीक है, अब ये फास्फोइनोल पाइरूवेट जो है, ये जो फास्फोइनोल पाइरूवेट बना है गार्ड सेल में, दिन के समय में होती है प्रक्रिया, ठीक है ना। ये फास्फोइनोल पाइरूवेट अब दिन के समय में CO2, ठीक है, CO2 के साथ प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है ना। अब दिन के समय में एक बात और देखिए कि पोटेशियम K प्लस आयन एंट्री करता है और H प्लस आयन आउट होता है, ठीक है। K प्लस आयन का इनफ्लक्स होता है और H प्लस आयन का आउटफ्लक्स होता है, जिससे क्या होता है, एक बात और है कि CO2 की सांद्रता दिन के समय में क्या रहती है? कम रहती है, जिससे इसकी पीएच जो है क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब H प्लस आयन के गार्ड सेल से बाहर जाने के कारण जो पीएच है, पीएच क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, अप्रोक्सीमेटली 7.5 के लगभग हो जाती है, ठीक है। दिन के समय में गार्ड सेल की जो पीएच है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। इस पीएच के बढ़े हुए मान पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान पेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है, फास्फोइनोल पाइरूवेट का फॉर्मेशन करेगा। ये फास्फोइनोल पाइरूवेट जो है ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 कार्बन का कंपाउंड होता है ये, ठीक है ना। अब ये जो पीएच बढ़ी किसके कारण बढ़ी? ये H प्लस आयन के आउटफ्लक्स होने से बढ़ी, बहिर्प्रवाह से बढ़ी, ठीक है ना। भाई K प्लस का अंतर प्रवाह होगा और H प्लस का बहिर्प्रवाह होगा, ठीक है, जिससे पीएच बढ़ेगी। अब इस पीएच के बढ़े मान पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो पेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पेट क्या करेगा? CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, पेट CO2 के साथ में रिएक्शन करेगा। CO2 के साथ में रिएक्शन करके ये बना देगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बना देगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और एंजाइम काम आएगा यहां पे कार्बोक्सिलेज, ठीक है, पेप कार्बोक्सिलेज, जिसको पेप को भी कहते हैं, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 4 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो बना, ठीक है ना, इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन होगा, यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड NADPH2 के साथ में रिएक्शन करेगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड NADPH2 के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। NADPH2 इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? मैलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, मैलिक एसिड बन जाएगा, ओके, और साथ में NADPH बन जाएगी, ठीक है। अब जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ना ये मेलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, मेलिक एसिड का निर्माण कर देगा। ये किसका निर्माण कर देगा? ये मेलिक एसिड का निर्माण कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा? ये जो मेलिक एसिड है इसका डिसोसिएशन होगा, ठीक है, मेलिक एसिड अपघटित होगा, इसका डिसोसिएशन होगा। इसके डिसोसिएशन से क्या होगा? मेलेट आयन और हाइड्रोजन आयन का निर्माण होगा, मेलेट आयन और हाइड्रोजन आयन का निर्माण होगा। मेलेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनेगा। देखिए जो मेलिक एसिड है इसका डिसोसिएशन होगा, ठीक है, मेलिक एसिड का डिसोसिएशन होने से H प्लस आयन प्लस मेलेट आयन बन जाएगा, मेलेट आयन बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे गार्ड सेल में क्या होगा? K प्लस आयन अंतर प्रवाह कर रहा है, ठीक है, K प्लस आयन का अंतर प्रवाह हो रहा है गार्ड सेल में, ठीक है ना। अब ये जो मेलेट आयन बना ना, ये मेलेट आयन K प्लस के साथ में रिएक्शन करेगा। किस साथ में रिएक्शन करेगा? K प्लस आयन के साथ में रिएक्शन करेगा। देखिए ये जो मेलेट आयन बना है ये K प्लस के साथ में रिएक्शन करेगा, यानी अब क्या होगा? K प्लस प्लस मेलेट आयन, ठीक है, मेलेट आयन K प्लस के साथ में रिएक्शन करके बना देगा पोटेशियम मेलेट, पोटेशियम मेलेट,
ठीक है, अब पोटेशियम मैलेट बन जाएगा। अब पोटेशियम मैलेट बनने के बाद में क्या होगा, पोटेशियम मैलेट एक प्रासंगिक सक्रिय पदार्थ है, ठीक है ना। पोटेशियम मैलेट में प्रासंगिक जो सांद्रता है वो गार्डसेल की प्रासंगिक सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जो ये H प्लस था, ये H प्लस क्या होगा, गार्डसेल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसका बहिर्प्रवाह हो जाएगा। दिन के समय में होती है प्रक्रिया, कब होती है प्रक्रिया, दिन के समय में होती है गार्डसेल में, ठीक है, दिन के समय। ठीक है ना। अब H प्लस आयन गार्डसेल से बाहर निकल जाएगा, उसका बहिर्प्रवाह हो जाएगा, ठीक है ना। अब पोटेशियम मैलेट बन जाएगा, ठीक है, ये तो बाहर निकल जाएगा और मैलेट आयन पोटेशियम आयन के साथ में रिएक्शन करके पोटेशियम मैलेट बना देगा। अब पोटेशियम मैलेट बनते ही गार्डसेल की जो प्रासंगिक सांद्रता है वो बढ़ जाएगी, यानी गार्डसेल की प्रासंगिक सांद्रता बढ़ जाएगी। इसका मतलब गार्डसेल की ओपी जो है वो बढ़ जाएगी, गार्डसेल की ओपी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब गार्डसेल की ओपी इंक्रीज हो जाएगी तो जो सब्सिडियरी सेल है, जो सहायक कोशिका है, ठीक है, सहायक कोशिका की ओपी घट जाएगी, सहायक कोशिका की ओपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ऑस्मोटिक रूल के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं, अपन ने पढ़ा था ऑस्मोटिक रूल के अकॉर्डिंग कि वाटर का जो फ्लो है, वाटर का फ्लो किधर होता है, लो ओपी टू हाई ओपी, लो ओपी टू हाई ओपी, यानी गार्डसेल की जो ओपी है वो बढ़ गई और जो सब्सिडियरी सेल है उनकी ओपी घट गई, सहायक कोशिकाओं की ओपी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये सहायक कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब इनकी ओपी क्या हो गई, घट गई और गार्डसेल की ओपी बढ़ गई। अब वाटर का फ्लो ऑस्मोटिक रूल के अकॉर्डिंग जो वाटर का फ्लो है वो किधर होता है, वाटर का फ्लो होता है लो ओपी टू हाई ओपी, ये वाटर का फ्लो होता है, ठीक है। तो सहायक सेल से वाटर जो वो किस में प्रवेश करेगा, गार्डसेल में प्रवेश करेगा, ठीक है। ओपी इंक्रीज होगी गार्डसेल की, ओपी इंक्रीज होती है, प्रासंगिक सांद्रता बढ़ गई। अब सहायक सेल की ओपी क्या हो गई, कम हो गई और ऑस्मोटिक रूल के अकॉर्डिंग जल का प्रवाह, वाटर का फ्लो लो ओपी टू हाई ओपी होता है। तो सहायक सेल से रक्षक कोशिकाओं में, द्वार कोशिकाओं में या गार्ड कोशिकाओं में जल क्या करेगा, प्रवेश करेगा। अब गार्ड कोशिकाओं में जल प्रवेश करेगा तो गार्ड कोशिका जो है वो टर्गिड स्टेज में आ जाएगी, गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टर्गिड हो जाएगी, ठीक है। अब गार्डसेल टर्गिड हो जाएगी, यानी वाटर इसके अंदर एंट्री करते ही गार्डसेल की जो ये बाह्य भित्ति है ये बाहर की तरफ खिंच जाएगी, ठीक है, बाहर की तरफ खिंच जाएगी। इसकी जो आंतरिक भित्ति है मोटी होती है, अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर आपको पढ़नी हो, स्ट्रक्चर समझने हो तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा आप कि इसकी जो बाह्य भित्ति है वो पतली होती है, जल के अंदर प्रवेश करने से बाह्य भित्ति बाहर की तरफ खिंची जाएगी और जो आंतरिक भित्ति है वो अंदर की तरफ खिंची जाएगी, ठीक है, जिससे ये टर्गिड स्टेज में आ जाएगी और टर्गिड स्टेज में आकर के क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फूल जाएगी गार्डसेल, ठीक है। अब गार्डसेल के फूल जाने से जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएंगी, मतलब स्टोमेटा की ये पोजीशन हो जाएगी, ठीक है ना, स्टोमेटा की ये पोजीशन हो जाएगी, ये वाली फूल जाएगी। पहले ऐसे थे स्टोमेटा, अब कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। टारगेट स्टेज में आते ही स्टोमेटा क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगे। ये प्रोसेसिंग होती है दिन के समय में, ठीक है, यू अंडरस्टैंड, राइट। अब बात करते हैं रात्रि के समय की। तो दिन के समय में तो ये प्रोसेसिंग है, एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, देखिएगा कि दिन के समय में एटीपी का यूज होता है, ठीक है, रात्रि के समय में एटीपी का यूज नहीं होता, ठीक है। अब एटीपी के फॉर्मेशन का अपन को पता ही है कि एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में होता है, ठीक है ना। एटीपी के यूज से क्या होता है, पोटेशियम आयन यानी के प्लस एच प्लस जो पंप ये क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसके एक्टिव हो जाने से अब CO2 की सांद्रता क्या रहती है, दिन के समय में कम रहती है, तो जो H प्लस आयन है उसके बाहर जाने से और K प्लस आयन के अंदर एंट्री करने से गार्ड सेल की जो पीएच है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी,
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 7.5 हो जाएगी। अब उस पीएच पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेट में। पेट क्या है, फास्फोइनोल पायरुवेट। अब फास्फोइनोल पायरुवेट CO2 के साथ क्रिया करके क्या बना देगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या होगा, रिडक्शन होगा NADPH2 के साथ, जिससे क्या बन जाएगा, मैलिक एसिड, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा, NADPH, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो मैलिक एसिड है इसका डिसोसिएशन होगा। मैलिक एसिड का जब डिसोसिएशन होगा तो हाइड्रोजन आयन और क्या बन जाएगा, मेलेटाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये तो गार्ड सेल से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब H+ आयन का बहिर्प्रवाह होगा, और इसी समय जो K+ आयन है उसका अंतः प्रवाह होगा, ठीक है। ये बात थोड़ी यहां डायरेक्टली, ये वाली जो यहां बात है ना ये डायरेक्टली है। ये जो H+ आयन बनता है ना दिन के समय में, ये गार्ड सेल से साइकोसिकोम में जाता है, ठीक है, इसका बहिर्प्रवाह होता है। और K+ आयन का अंतर प्रभाव होता है, यानी K+ आयन जो है, K+ आयन इन सहाय कोशिकाओं से गार्ड सेल में प्रवेश करता है, और H+ आयन जो है गार्ड सेल से सहाय कोशिकाओं में जाता है, ठीक है। K+ आयन प्रवेश करेगा, H+ आयन बाहर निकलेगा। अब ये जो मेलेट आयन बनता है, ये मेलेट आयन क्या करेगा, जो K+ आयन अंदर आया है इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके साथ में रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, पोटेशियम मेलेट बना देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पोटेशियम मेलेट क्या है, प्रासरणिक सक्रिय पदार्थ है। पोटेशियम मेलेट बनते ही गार्ड सेल की जो प्रासरणिक सांद्रता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रासरणिक सांद्रता बढ़ गई मतलब गार्ड सेल की ओपी जो है वो बढ़ जाती है, मतलब गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, ओपी इंक्रीज हो जाती है। सेल है इनकी ओपी क्या हो जाती है, डिक्रीज, ठीक है। और ऑस्मोटिक रूल के अकॉर्डिंग वाटर का फ्लो अपन ने पढ़ा कि वाटर का फ्लो ऑस्मोटिक रूल के अकॉर्डिंग किधर होता है, लो ओपी टू हाई ओपी, ठीक है। अब सब्सिडरी सेल की ओपी क्या है, लो है, और गार्ड सेल की ओपी क्या है, हाई है, तो वाटर का फ्लो किधर होगा, सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब गार्ड सेल में वाटर की एंट्री करते ही गार्ड सेल कौन सी स्टेज में आ जाएगी, टारगेट स्टेज में, ठीक है। और टारगेट स्टेज में आते ही स्टोमेटापोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। गार्ड सेल फूल जाएंगे, ठीक है ना, गार्ड सेल फूल जाएंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो बात ही दिन के समय की, ठीक है। अब बात करते हैं रात्रि के समय की। देखिए रात्रि के समय में क्या होता है, अभी जो पोटेशियम मेलेट बना है, पोटेशियम मेलेट जो बना है इसमें देखिए रात्रि के समय में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है, गार्ड सेल में रात्रि के समय में। अब यहां पे जो पोटेशियम मेलेट बना है ना, इसके अपोजिट होगी, दिन के समय में जो प्रोसीजर हुई है उसके अपोजिट होगी रात्रि के समय में। देखिए पोटेशियम मेलेट जो बना ना ये वापिस डिसोसिएटेड होगा, ठीक है, यानी पोटेशियम मेलेट जो है, पोटेशियम मेलेट डिसोसिएट होगा, ठीक है। डिसोसिएट होकर के मेलेट आयन प्लस पोटेशियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। मेलेट आयन प्लस पोटेशियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा। अब मेलेट आयन और जो पोटेशियम आयन बना ना, अब ये पोटेशियम आयन क्या होगा, रात्रि के समय में गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसका आउटफ्लक्स होगा, बहिर्प्रवाह होगा, ठीक है, गार्ड सेल से सहायक कोशिकाओं में चला जाएगा, ठीक है। और H+ आयन ना ये गार्ड सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा, H+ आयन गार्ड सेल के अंदर एंट्री कर जाएगा, कब, रात्रि के समय में, ठीक है। अब एक निष्क्रिय प्रोसीजर है, क्या ये पेसिव प्रोसीजर, निष्क्रिय प्रक्रिया, ठीक है। ये प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया रात्रि के समय में जो प्रक्रिया होती है स्टोमेटा क्लोज होने की, ये विसरण विधि के द्वारा होती है। कौन सी विधि के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा। प्रासरणिक प्रक्रिया इसमें नहीं होती, विसरण विधि के द्वारा होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। रात्रि के समय में जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं उसमें ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती, क्योंकि एटीपेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है।
कौन करता है? एबीए हार्मोन करता है। एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो है एटीपेज एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है, जिससे एटीपी नहीं बनती है। इसलिए रात्रि के समय में स्टोमेटा के क्लोज होने की जो प्रोसीजर है वो पेसिव प्रोसीजर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये जो के प्लस बनाना, ये मेलेट आयन प्लस के प्लस आयन, ये के प्लस आयन गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में, ठीक है, और यहां H प्लस आयन सब्सिडरी सेल से किस में आ जाएंगे? गार्ड सेल में आ जाएंगे। तो मेलेट आयन जो है H प्लस आयन के साथ में रिएक्शन करेगा, H प्लस आयन के साथ में रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब ये जो H प्लस आयन के साथ में रिएक्शन करता है मेलेट आयन, H प्लस के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा? मेलिक एसिड बना देगा। ठीक है, मेलिक एसिड। अब इतना हम जानते हैं कि गार्ड सेल के अंदर देखिए ग्लाइओक्सिसोम्स होते हैं, कुछ माइक्रोबॉडीज होती है ग्लाइओक्सिसोम्स। ठीक है, इन ग्लाइओक्सिसोम्स के अंदर ग्लाइओक्सिलेट साइकिल चलता है, ग्लाइओक्सिलेट साइकिल चलता है। ठीक है, इस साइकिल्स के अंतर्गत क्या होता है कि जो मैलिक एसिड, ये ग्लाइओक्सिलेट की बात कर रहे थे अब हम, ठीक है, ये जो ग्लाइओक्सिलेट साइकिल चलता है इसमें मैलिक एसिड को स्टार्च के अंदर कन्वर्ट कर जाता है। ठीक है, अब स्टार्च का फॉर्मेशन होते ही जो ये गार्ड सेल है इनकी ओपी लो हो जाती है। क्या होती है? लो हो जाती है, और सब्सिडरी सेल की ओपी हाई हो जाती है। ठीक है, और वाटर का फ्लो अपन पढ़ते हैं कि लो एपी टू हाई ओपी, लो ओपी टू हाई ओपी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक रूल। ठीक है, अब गार्ड सेल की ओपी लो और सब्सिडरी सेल की ओपी हाई है, तो वाटर गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में आएगा, गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में आएगा। ठीक है, यानी गार्ड सेल से वाटर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, अब गार्ड सेल से वाटर बाहर निकल जाएगा तो गार्ड सेल कौन सी स्टेज में आ जाएंगी? फ्लैसिड स्टेज में आ जाएंगी, यानी पिचक जाएंगी। ठीक है, अब गार्ड सेल पिचक जाएंगी तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? यानी क्या हुआ कि जो रात्रि के समय में पोटेशियम मेलेट है वो डिसोसिएट होकर के मेलेट आयन और पोटेशियम आयन बना देगा। अब ये पोटेशियम आयन इसका बहिर्प्रवाह होगा, यानी ये गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा और H प्लस आयन गार्ड सेल के अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, जिसे मेलेट आयन H प्लस आयन से रिएक्शन करके मेलिक एसिड बना देगा। ठीक है, अब इस मेलिक एसिड को स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? स्टार्च में। ठीक है, इसी के साथ H प्लस आयन की एंट्री होने से अब गार्ड सेल की पीएच भी क्या हो गई? कम हो गई। गार्ड सेल की पीएच भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टार्च का फॉर्मेशन होने पर गार्ड सेल की जो ओपी है वो क्या हो जाएगा? लो हो जाती है, और सब्सिडरी सेल की ओपी हाई हो जाती है। ठीक है ना, जिससे वाटर का फ्लो गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में होगा और गार्ड सेल फ्लैसिड स्टेज में आ जाएंगे। गार्ड सेल के फ्लैसिड स्टेज में आते ही स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? रात्रि के समय में स्टोमेटा के क्लोज के टाइम, स्टोमेटा क्लोज होने की जो प्रोसीजर है वो एक पेसिव प्रोसीजर है, इसमें एटीपी का यूज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एटीपेज एंजाइम, रात्रि के समय में एटीपेज एंजाइम निष्क्रिय रहता है, यानी एपीए जो हार्मोन है, एबीए हार्मोन यानी एब्सिसिक एसिड हार्मोन एटीपेज एंजाइम को क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, जिससे विसरण विधि यानी विसरण की प्रक्रिया संपन्न होती है इसमें। ठीक है ना, तो इस प्रकार से रात्रि के समय में स्टोमेटा क्लोज होते हैं और दिन के समय में स्टोमेटा ओपन होते हैं। ठीक है ना, ये मैकेनिज्म थी किसकी? एक्टिव के प्लस आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, ठीक है, या के प्लस H प्लस एक्सचेंज थ्योरी, या के प्लस H प्लस पंप थ्योरी की। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, इसकी सबसे अप्रूवल जो थ्योरी है वो एक्टिव के प्लस से आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी है। ठीक है ना, तो आई होप you understand this topic. Thank you so much. ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।